हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बीएसईबी 12th एग्जाम्स 2024 सब्जेक्ट फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं, जो परीक्षा में मतलब कि बार बार पूछता है, जो बहुत ही मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और एक आवश्यक सूचना कि ये मेरा थोड़ा सा न्यू चैनल है, तो मेरा जो पुराना चैनल है उसका नाम है गुरु मस्ती जीएनएमटी। वो टेक्निकल इश्यू के वजह से यूट्यूब के द्वारा कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया है, तो मैं इस पर क्लास ले रहा हूँ। तो काफ़ी संख्या में जो भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी के पास, ताकि सपोर्ट हो सके हमारा भी। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो परीक्षा में मतलब कि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में है। जिनका हिंदी समझ में आएगा वो हिंदी देखेंगे, और जिनका इंग्लिश समझ में आएगा वो इंग्लिश में याद करेंगे, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूट जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, मतलब जो वेव लेंथ है वो क्या हो जाएगा। तो बता दूं कि एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अर्थात घटता है। इसका क्या होता है, तो जब ग्लास स्लैब में प्रवेश करता है ये किरण, तो क्या होता है, इसका जो वेव लेंथ होता है वो क्या होता है, तो डिक्रीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, अर्थात घट जाता है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बोल रहा है कि यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों, तब संयोग की फोकस दूरी क्या होगा। मतलब एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तब संयोग क्या होगा, मतलब उसको ऐड करके जो हो जाएगा वो कितना फोकस दूरी होगा। तो बता दूं कि दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात एफ बराबर एफ/2 हो, कितना एफ/2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रीस्टर का नियम है, मतलब ब्रूस्टर का नियम किसे बोलेंगे हम लोग। तो बता दूं कि तीन का जो करेक्ट आंसर किसको हम लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं μ=10 IP। μ=10 IP को बोलते हैं। तो देखिए कहाँ दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है कि μ=10 IP को हम लोग ब्रीस्टर लॉ के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। क्या वेवलेंथ है जो लेस्ट मतलब न्यूनतम होता है। तो बता दूं कि चार का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन से, अर्थात गामा किरण का जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पांचवा बोल रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है प्लेन मिरर का, वो क्या होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया था, अनंत होता है। क्या इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। आगे चलते हैं छठा पे। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस के उपरार्ध को काले रंग से रंग दिया जाता है, तो उसके द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा दिखाई देगा आकार में। तो बता दूं कि 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तीव्रता कम होगी। क्या, जो उसका इंटेंसिटी हो जाएगा वो क्या होगा, विल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब तीव्रता कम होगी। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो बहुत जाहिर सी बात है कि हम लोग का पता है कि कितना, तो 2 नियम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये होगा। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर बनते ही सेकंड पर नियम हो गया। तो कितना नियम हो गए, 2 नियम। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है। तो बता दूं कि 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन सी, अर्थात बीजगणितीय योग जो होता है, जोड़ होता है, वो 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं नौवां क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका है, के डब्ल्यू। किलोवाट को किसके सूचित करते हैं, तो KWH से सूचित करते हैं। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन है ऊर्जा को, एनर्जी को किससे हम लोग सूचित करते हैं, मात्रक करते हैं, तो KWH किलोवाट घंटा से। चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ का जो पावर होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के जो पावर होता है वो क्या होता है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, तो V² बाई
आर होता है। वी स्क्वायर बाई आर तक कहाँ दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। करेक्ट आंसर वी स्क्वायर बाई आर होता है विद्युतीय परिपथ की शक्ति पावर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर से सूचित कर दूं कि बहुत दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ताकि जो मेरा पहला चैनल था गुरु मस्ती जीएनएमटी का, वो यूट्यूब के द्वारा थोड़ा सा बैन कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। तो इस चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ सभी को पास। आगे देखिए 11 पे, एंड सभी के पास शेयर करना नहीं भूलेगा। 11 नंबर के लेंज का नियम संबंध, लेंज का जो नियम संबंधित है वो किससे रिलेटेड, मतलब कि लेंज रूल इज रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, ऊर्जा से, किससे, तो एनर्जी से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 11 का सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 12 पे। 12 बोला कि चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, मतलब किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो बता दूं कि 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कुंडली के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, क्या, कुंडली के क्षेत्रफल को, किसी के कुंडली को क्षेत्रफल को बढ़ाकर हम लोग उसको सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 पे। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व के जो माप होता है वो कितना होता है, तो कि क्या होता है, तो बता दूं कि 13 का राइट आंसर होता है ऑप्शन ए होगा विद्युतीय जड़त्व का। क्या, किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व के माप होते कौन, तो विद्युतीय जड़त्व की, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का। आगे चलते हैं 14 पे। 14 नंबर के मुक्त आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है, कितना होता है, तो बता दूं कि 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो गया, मतलब 8.85 गुना 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते 15 पे। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन अपना कौन बनाता है, स्वयं मनुष्य बनाता है, जानवर बनाता है, पौधे बनाता है या खरगोश। जिसमें तो जाहिर सी बात है कि राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण से कौन बनाएगा, तो पौधा बनाएगा। जो प्लांट है वो अपना जो पेड़ पौधा बनाता है किसी से, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, मतलब स्वापोषी है। चलिए आगे 16 पे। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कूलम आवेश ईएसी कितने के बराबर होता है, ईएसी कितने के बराबर होता है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए था 3 गुना 10⁹ ईएसयू। क्या, 3 गुना 10⁹ ईएसयू के बराबर हो। तो बस प्रतिदिन अभी याद करना, का दिक्कत है, टेंशन नहीं लेना ना, बोलता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और एक मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए बस टेंशन लेना नहीं है, डायरेक्ट क्लास को प्रतिदिन देखते रहना है। चलिए आगे चलते 17 पे। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो उसका जो धारिता हो जाएगा, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या शून्य होगा। तो बता दूं कि 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या होता है, तो बढ़ेगा। क्या, तो डिक्रीज करेगा, मतलब बढ़ेगा। आगे चलते हैं 18 पे। 18 में बोला कि 3 संधारित्र जिनके प्रत्येक धारिता कितना सी है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ता है, तो उसको जो तुल्य धारिता होगा जो क्या होगा, किसमें जोड़ता है वो, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ता है। तो क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या, श्रेणी क्रम में C/3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ये भी पूछने वाली बात है, श्रेणी क्रम और समानता क्रम आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे चलते हैं 19 पे। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकशीलता की बीमा है मैग्नेटिज्म डायमेंशन। देखिए मात्रक, फिर से आप लोग का सूचित कर दूं कि मात्रक और बीमा, मात्रक और जो बीमा है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट इससे पूछता है, 5 से 10 क्वेश्चन डाल ही देता है। तो चुंबकशीलता जो इस मात्रक और बीमा है, तो पहले बता दूं कि चुंबकशीलता का जो बीमा है कितना है, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात ML T/-2 होता है किसका, तो चुंबकशीलता का बीमा होता है। और ज़्यादा याद करिएगा सभी को, डेंसिटी का कर लीजिएगा, स्ट्रीम का स्ट्रेस का कर लीजिएगा, स्ट्रेन का कर लीजिएगा, डेंसिटी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इम्पल्स हो गया, ये सब का मतलब जितना भी है मात्रक बीमा आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 20 पे। 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि लोहे का परमाणु है, लोहा का जो आयरन जो एटम है वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है या अनुचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं कि 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, था तो लोहा का जो परमाणु होता है वो क्या होगा, तो लोहा पूछ ही रहा है तो क्या हो गया, लौह चुंबकीय। आयरन का एटम जो होगा वो क्या हो गया, तो लौह चुंबकीय हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं 21 तथा 21 पे। 21 में बोल रहा है कि एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रा, देखिए फिर आगे इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के। ऐसे तो सभी 12 क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसी तरह से 12 क्वेश्चन आता है। तो बता दूं कि 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात हेनरी पर मीटर। क्या? तो एसआई पद्धति में चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो हेनरी पर मीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं 22 पे। आयाम क्या बोल के आयाम माडुलन सूचकांक का जो मान होता है वो क्या होता है? तो बता दूं कि 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर कहाँ दिया गया है? ऑप्शन सी में राइट आंसर दिया गया है। आगे 23 पे। 23 में बोल रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा एलई नहीं बल्कि आई, आईबी एंड आईसी का लिखा गया है, आई लिखा गया है, आईबी आईसी आईबी लिखा गया है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा, जो रिलेशन हो जाएगा इसका साथ, तो क्या होगा? तो 23 का जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या ए में? तो आई सी इजक्वल टू होगा आई ई माइनस आई बी हो जाएगा, आई बी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आप लोग देख लिए। आगे 24 पे। 24 में बोल रहा है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। देखिए आप लोगों को लग रहा है कि अभी सर नए बता रहे हैं, छोटा सा चैनल है तो क्या गलत? अरे वो नहीं देखिए कि छोटा सा चैनल है क्या है, देखिए कि क्वेश्चन का जो टाइप है वो कौन सा क्वेश्चन बता रहा है और कैसा कैसा क्वेश्चन को टाइप करके सर बता रहे हैं। ना बता रहे कि मेरा दूसरा चैनल था उसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। अगर प्रूफ चाहिए तो गुरु मस्ती GNMT के नाम से आप लोग मार लीजिएगा, मिल जाएगा चैनल। लेकिन ये थोड़ा सा न्यू चैनल है, इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि कृपया सपोर्ट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। तो बताएगा क्या हो गया? तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया था। तो घटता है क्या? कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, डिक्रीज होता है। आगे चलते हैं 25 पे। 25 में बोल रहा है कि चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है। चलिए इसमें तो चित्र नहीं दिखाया गया है, तो इस तरह से चित्र दिया गया है, इस तरह से चित्र दिया गया है। तो इसका बताएंगे कि लॉजिक गेट इसका इसका जो लॉजिक गेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो बता दूं कि 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी था एंड गेट का। किसका है? तो एंड गेट का लॉजिक गेट है। आगे 26 पे। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे आधारित है भाई? केवल नाभिकीय विखंडन पर, या केवल नाभिकीय संलयन पर, या विखंडन व संलयन दोनों पर, या रेडियो एक्टिविता पर? तो बता दूं कि 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अर्थात विखंडन एवं संलयन दोनों पर आधारित है। कौन? तो हाइड्रोजन बम। आगे चलते हैं 27 में बोल के सबसे अधिक आवृत्ति होती है। सबसे जो अधिक आवृत्ति होता है वो किसका होता है? मतलब है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो सबसे अधिक होता है वो किसका होता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात गामा किरण का। गामा किरण का जो आवृत्ति होता है जो सबसे अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें ना बोला कि पैसा कम माल जाता है, मतलब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप लोग का एग्जाम में अभी से 4 से 5 महीने में काफ़ी से काफ़ी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख पाएँ, ताकि टॉप 10 में आप लोग नाम ला सकें। आगे देखिए 28 में डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग हम लोग किसके भांति करते हैं? तो 28 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात दिष्टकारी की भांति हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे चलते 29 पे। 29 में क्या? लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो लैम्डा। चलिए यहाँ लिख देते हैं लैम्डा। तो फोटोन का जो ऊर्जा हो जाएगा वो क्या हो गया? तो बता दूं कि 29 का जो राइट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन डी, hc बाई लैम्डा। क्या? hc बाई लैम्डा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे 30 पे। 30 की जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन के संकेत को व्यक्त करता है? फोटोन के जो संकेत को व्यक्त करता है वो कौन करता है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता है h बाई लैम्डा। क्या? h बाई लैम्डा है जो फोटोन की संकेत को व्यक्त करता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे 31 पे। 31 में बोल रहा है कि प्रकाशीय संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में प्रयुक्त होता है? जेनर डायोड के रूप में, लेजर डायोड के रूप में, फोटो डायोड के रूप में, या फोटो वोल्टीय सेल के रूप में? तो बता दूं कि 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात फोटो डायोड के रूप में प्रकाशीय संचरण प्रयुक्त होता है। चलिए आगे चलते हैं 32 पे। 32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि समान स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल का अनुपात हो गया। क्या हो जाएगा? कि पहला क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और
बोल रहा 2 गो प्रोटॉन के जो बीच लगने वाला जो अनुपात होगा वो क्या हो गया। तो बता दूं कि भाई इसका कितना होता है भाई, तो 32 का जो होता है वो होता है, लिख देता हूँ 1:1 होता है। तो कहाँ दिया गया है 1:1 होता है, मतलब यहाँ मार लीजिए 1:1 मार लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में मार लीजिए 1:1, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 33 पे। 33वां क्वेश्चन बोल रहा है, 33 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि समान धारिता के एन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में, क्या पहले समानांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का जो अनुपात होगा वो क्या हो गया। तो 33 का जो बता दूं क्या होता है, तो ये होता है n² अनुपात 1 होता है। तो कहाँ दिया गया भाई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, क्या n²/1, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते हैं 34 के। 34वां क्वेश्चन बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण मतलब एम वेक्टर के जो दिशा होता है, जो डायरेक्शन होगा वो किस ओर से किस ओर होगा। तो 34 का बता दूं कि जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन सी, अर्थात दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर उसका क्या डायरेक्शन होता है, किसका, तो चुंबकीय आघूर्ण का। चलिए आगे चलते हैं 35 पे। 35वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि कुंडली का विद्युत वाहक बल निर्भर नहीं करता। चलिए यहाँ विशेष ध्यान देना है, सभी को याद करके जाते हैं करता है, लेकिन एग्जाम में अगर नहीं दे देता है तो कंफ्यूज होते हैं और गलती मार देते हैं और रूम पर आकर मिलाते हैं तो बोलते हैं कि आए मेरा तो गलती हो गया। इसलिए दिक्कत आप लोगों को गलती नहीं होना चाहिए, पहले सही से कंठस्थ कर लीजिएगा कि कुंडली का जो विद्युत वाहक बल जो निर्भर करेगा वो किस पे करता है। तो 35 के बता दूं कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात कुंडली के प्रतिरोध पर, क्या, ऑन द रेसिस्टेंस ऑफ द क्वाइल। क्वाइल मतलब कि रेजिस्टेंस मतलब कि कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है विद्युत वाहक बल। नहीं करता, सॉरी नहीं करता है, तो कुंडली के प्रतिरोध पर नहीं करता, करता कौन कौन पर, तो तार के लपेटों पर करेगा निर्भर, फ्लक्स में परिवर्तन पर करेगा, इनमें से कोई, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बस समाप्त हो गया। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट के माध्यम, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेगा। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STM सर। तो चलिए सपोर्ट ज़रूर करिएगा और चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास की सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।